नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। 10 प्रश्नों के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रश्न 10 प्रश्न आप लोग अच्छे से देखिएगा। सभी 10 प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। वहीं बात करें एपिग्राफी, तो एपिग्राफी क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। वहीं पोलियोग्राफी, तो पेलियोग्राफी ये प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राचीन दस्तावेजों की तिथि जानने का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी कहलाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक था? तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई कर लेंगे आप लोग। ये हो जाएगा गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री का संबंध किससे था? नासिक अभिलेख से था। वहीं यशोवर्मन, इसका संबंध था मंदसौर प्रशस्ति लेख से। वहीं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध तो एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे था? एहोल अभिलेख से। वहीं रुद्रदामन का संबंध किससे था? तो जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से संबंध था रुद्रदामन का। वहीं खारवेल, जो कलिंग नरेश खारवेल था, इसका संबंध हाथी गुफा अभिलेख से था। किससे था? हाथी गुफा अभिलेख से था इनका संबंध। वहीं भीतरी स्तंभ लेख, इसका संबंध था स्कंदगुप्त से। किससे था? स्कंदगुप्त से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो सनक संप्रदाय, इसके प्रतिपादक कौन थे? निबंकाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सनक संप्रदाय से संबंधित थे। और दर्शन की बात करें तो द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। वहीं बात करें माधवाचार्य, तो इनका संबंध था कौन सा संप्रदाय से ये संबंधित थे? तो माधवाचार्य ये संबंधित थे ब्रह्म संप्रदाय से। किससे संबंधित थे? ब्रह्म संप्रदाय से। और दर्शन की बात करें तो इनका संबंध द्वैतवाद से था, द्वैतवाद। वहीं बात करें शंकराचार्य, इनका संबंध था स्मृति। ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो स्मृति संप्रदाय से संबंधित थे। और दर्शन की बात करें तो अद्वैतवाद। वहीं रामानुजाचार्य, इनका संबंध था श्री संप्रदाय से। किससे था? श्री संप्रदाय से इनका संबंध था। और दर्शन की बात करें तो विशिष्ट द्वैतवाद से इनका संबंध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वह था एला सापेल की संधि से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये 1946 से 48 तक चला था। 1746 से 1748 और 1748 में एला सापेल की संधि से यह समाप्त हुआ था। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, ये कब से कब तक चला था? तो 1749 से 1754 तक। 1749 से 1754 तक। और 54 में संधि हुई पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध यह पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से? पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था 1756 से लेके 63 में। और 63 में पेरिस की संधि हुआ। उससे पहले 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये सारे ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। जिस बहिष्कृत हितकर्णी सभा, यहाँ सभा कर लीजिएगा, के संस्थापक कौन थे? तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में नहीं दिएगा, ऑप्शन ई कर लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर।
कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक। वहीं शिव दयाल साहेब, इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था। वहीं बात करें दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना किया था। वहीं बात करें जेवी वाचा, तो जेवी वाचा और दादा भाई नौरोजी, और इसमें थे एस बंगाल, इन तीनों ने मिलकर रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना किया था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने भारतीय सेवक संघ या भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था, और इन्होंने ये किया था 1905 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंची जलप्रपात है यह किस नदी पर है? केरोनी नदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। कितना है? 979 मीटर। वहीं शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। ये कौन सा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात जो शरावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर के आसपास, 255 मीटर। वहीं जाम्बेजी नदी पर तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है, और जिसकी ऊंचाई है लगभग 108 मीटर। कितना है? 108 मीटर। वहीं एक नियाग्रा जलप्रपात या यूएसए और कनाडा यूएसए में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 51 मीटर है। कितना है? 51 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ये राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसे जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जो है यह किससे जोड़ता है? तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू को कश्मीर से कौन सा? जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता बनिहाल दर्रा है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से दर्रे? तो बुर्जिल दर्रा यह कहाँ जम्मू कश्मीर में है? यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। यह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सारे उत्तराखंड में हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा आप लोग बताएं तुजू दर्रा जो है यह किस राज्य में है? तो तुजू दर्रा यह मणिपुर में है। किस राज्य में है? मणिपुर में है। यह भारत म्यांमार के बीच सीमा भी बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। 1946 में एयर इंडिया की शुरुआत हुआ था। एयर इंडिया अस्तित्व में आया था, एयर इंडिया। वहीं बात करें अगर वायु परिवहन की बात आई है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? यह न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। वहीं बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? यह कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। वहीं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। वहीं बात करें कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? यह बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं बात करें
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ अवस्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं दावोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह गोवा में, कहाँ है? गोवा में है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह लखनऊ में है, कहाँ है? लखनऊ में है। और बात करें श्रीनगर में, तो श्रीनगर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह श्रीनगर में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह हैदराबाद में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह मध्य प्रदेश के इंदौर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कितने आयाम है? ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कितने आयाम है? 3 आयाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने आयाम है? 3 आयाम। ये तीनों आयाम कौन कौन सा है? तो ये स्वास्थ्य, 1 नंबर में स्वास्थ्य, दूसरा में शिक्षा और तीसरा में जीवन स्तर, ये 3 आयाम है। इसी एक और क्वेश्चन बनते हैं कि इसके कितने संकेतक होते हैं? तो इसके 10 संकेतक होते हैं। कितने होते हैं? 10 संकेतक होते हैं। इसे भी आप लोग देख लें। तो 10 संकेतक कौन कौन से? बाल मृत्यु दर, उसके बाद पोषण, फिर आते हैं स्कूल के वर्ष, नामांकित बच्चे, रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फर्श, संपत्ति। ये इसके 10 जो है संकेतक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे अधिक लवणता वाला निम्न में से कौन सा झील या सागर है? यानी सबसे अधिक लवणता किसका है? तो इसमें सबसे अधिक लवणता वाला झील है वान झील। कौन सा झील है? वान झील, जो तुर्की में है। और इसकी लवणता 330 है। कितना है? 330 है। वहीं उसके बाद नंबर आता है मृत सागर की, जिसकी लवणता 238 है। उसके बाद नंबर आता है ग्रेट सॉल्ट लेक, जो अमेरिका में है। इसकी लवणता 220 है। और भारत में सबसे लवणता वाला झील अगर पूछा जाए तो वह सांभर झील है, जो राजस्थान में है। और इसकी लवणता है 205। कितना है? 205। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये था 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।